बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथस ड्रेपल लॉ। पेपर में आता है हर साल, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 5 है फोटो केमिस्ट्री और पेपर सेकंड का नाम तो आपको याद है, केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ ग्रोथस ड्रेपल लॉ। भाई नाम से कुछ टॉपिक ग्रोथस, ओके, GRO, ठीक है, ग्रोथस, नाम बहुत शानदार है। ग्रोथस ड्रेपर, ठीक है सर, ग्रोथस ड्रेपल लॉ, ओके। अच्छा होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो फोटो केमिस्ट्री का एक मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो फोटो केमिस्ट्री है पेपर सेकंड का सबसे इजी चैप्टर यही मान के चलो। 2-3 टॉपिक करवाऊंगा, उनमें से एक टॉपिक फंस जाएगा आपका, बस हो गया, ठीक है। तो ग्रोथस ड्रेपर लॉ कहना क्या चाहता है आपसे, देखो एक लाइन की परिभाषा है, आराम से कवर कर लोगे। तो सबसे पहले देखो ग्रोथस अलग साइंटिस्ट है और ड्रेपर अलग साइंटिस्ट है। इन्होंने 1817 में इस नियम को दिया, फिर जो भी थोड़ी बहुत कमी होगी उन्होंने 1841 में ड्रेपर ने इस नियम का प्रतिपादन करा। यानी कि सन 1817 में ग्रोथस ने और 1841 में ड्रेपर ने सैद्धांतिक आधार पर इस नियम का प्रतिपादन किया। पहली लाइन ध्यान देना, तो ग्रोथस और ड्रेपर दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, समझ गए। पहले कौन आए, ग्रोथस, बाद में कौन आए, ड्रेपर, ओके। तो मैं इस लाइन को पहले लिखवा दूं क्योंकि ये लाइन काम की है, ठीक है। सन 1817 में किसने, इन ग्रोथस भाई साहब ने, ग्रोथस, ठीक है, ओके, ग्रोथस ने। और फिर तथा अब ड्रेपर आ गए, कब, सन 1800, ठीक है, 41 में। किसने, इन ड्रेपर भाई साहब ने, दो भाई साहब ने काम मिलकर काम करा भैया इस पे। ड्रेपर यानी कि 1817 में ग्रोथस ने तथा 1841 में ड्रेपर ने, ठीक है, सैद्धांतिक आधार पर, ठीक है। सैद्धांतिक का मतलब समझते हो, डेरिवेशन नहीं है इसका, कोई भी मन में आया विचार और दे दिया, ठीक है। कोई प्रायोगिक मान नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, डायरेक्टली मन में विचार आया कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा और ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। तो सन 1817 में ग्रोथस ने तथा सन 1841 में ड्रेपर ने सैद्धांतिक आधार पर, ठीक है, सैद्धांतिक आधार पर इस नियम का प्रतिपादन किया, ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन किया, ओके सर, मान गए सर, आपको प्रतिपादन किया, ठीक है भैया। और ये जो लॉ था वो फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री, ठीक है, यानी दिस इज ए फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री। ये फोटो केमिस्ट्री का प्रथम नियम है भाई। ओह माय गॉड, ले लो, ग्रोथस ड्रेपर ने एक नियम दिया और ये फोटो केमिस्ट्री का पहला नियम बन गया है। चलो लिख दो, यह है फोटो केमिस्ट्री का, ध्यान देना, फोटो केमिस्ट्री का, हाँ सर ये है फोटो केमिस्ट्री का, ठीक है, फर्स्ट लॉ है, FIRST, फर्स्ट लॉ है। क्या बात है, फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम है, ये फोटो केमिस्ट्री का क्या है, प्रथम नियम है, ओके सर। चलिए यार फर्स्ट लॉ है, अब ये नियम कहता क्या है आपसे, चलिए यही मेन पॉइंट है भैया। इस नियम के अनुसार, ये ध्यान देना तुम्हें, इस नियम के अनुसार अगर ये चीज़ क्लियर कर लोगे तो आपके नोट्स बन के तैयार। चलिए इस नियम के अनुसार ये नियम आपसे कहना क्या चाहता है, अब मैं समझा दूँ थोड़ा सा ज़रा। देखो सबसे पहले एक तंत्र बनाओ, तंत्र मतलब सिस्टम बनाओ, मतलब ये कि बस ये, इसको बोलते हैं हम अवशोषक। क्या बोल दिया मैंने इसको, अवशोषक बोल दिया या अवशोषण माध्यम बोल दिया, ठीक है। चलिए इसको मैं अवशोषक बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास क्या हो गया, अवशोषक हो गया, और जो ये अवशोषक है वो कोई पदार्थ है, कोई सिस्टम है, ठीक है ना। अब इस पर जो प्रकाश है ना, वो प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ये आया प्रकाश, आया गिर गया, आए और गिर गए। गिरने के बाद इसको बोलेंगे हम आपतित प्रकाश। चलिए लिख देता हूँ मैं, ये कौन सा प्रकाश है हमारा भाई, आपतित प्रकाश है ये, हाँ सर ये आपतित प्रकाश है, सर ये आपतित प्रकाश है, ओके सर ये आपतित प्रकाश आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर इस अवशोषक से होकर गुजरेगा। अब ये बताओ जितना प्रकाश आ रहा था क्या उतना प्रकाश इस अवशोषक से होकर बाहर निकलेगा, यार जो फंस गए यार, ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। जितना प्रकाश आ रहा है उतना प्रकाश इस अवशोषक से होकर गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। थोड़ा बहुत क्या होगा
इसके अंदर अवशोषित हो जाएगा। और जो ये अवशोषित प्रकाश है यही रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए, यानी कि यही रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो यहां से कुछ प्रकाश जो है वो पारगमित हो जाता है, पर ये ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा। ठीक है, ये पारगमित हो गया, पारगमित मतलब ट्रांसमिट हो गया। ओके ओके, पारगमित प्रकाश। ठीक है, अब जरा ध्यान देना है, इसकी जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है वो I नॉट है, और पारगमित प्रकाश की तीव्रता कितनी है हमारी, I है, या IT मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, T फॉर ट्रांसमिट। ठीक है, और अवशोषक की जो तीव्रता है, अवशोषक द्वारा जो पदार्थ अवशोषित हुआ है उसकी जो है तुम्हारे यानी कि अवशोषित प्रकाश की मात्रा कितनी है, यानी कि अवशोषित प्रकाश की तीव्रता कितनी है हमारी, वह भाई I एब्जॉर्प्शन, ये IABS एब्जॉर्प्शन है ना, ये अवशोषित प्रकाश की तीव्रता हो गई। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। ओके ओके ओके, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो ध्यान देना, मैंने क्या बोला तुमसे, मैंने बोला कि जो ये अवशोषित प्रकाश हुआ है, ध्यान देना, जो ये प्रकाश क्या हुआ है, अवशोषित हुआ है, तो अवशोषित प्रकाश जो होगा वो रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए उत्तरदायी होगा। इसका मतलब है केवल अवशोषित विकिरण ही, ना तो ये और ना ये, केवल अवशोषित विकिरण ही रासायनिक परिवर्तन कराने के लिए प्रभावशाली होते हैं। समझ गए, ये नियम कहता है आपसे, केवल अवशोषित विकिरण ही रासायनिक परिवर्तन कराने में प्रभावशाली होते हैं। तो डायरेक्टली के इस नियम के अनुसार, ठीक है, केवल अवशोषित विकिरण, ध्यान देना, केवल अवशोषित विकिरण, ठीक है, केवल अवशोषित विकिरण, ठीक है, जो विकिरण यहाँ पे अवशोषित होगा, केवल अवशोषित विकिरण जो होता है, केवल अवशोषित विकिरण, ठीक है, यानी कि इस नियम के अनुसार केवल अवशोषित विकिरण, ठीक है, ही रासायनिक परिवर्तन, ही रासायनिक ओके ओके परिवर्तन कराने में प्रभावशाली होते हैं, कराने में क्या होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, कराने में प्रभावशाली होते हैं। ओके, बहुत शानदार नियम है। एक तो एजम्पशन ये है, एक ये मान्यता, एक और आती है, केवल वह विकिरण रासायनिक परिवर्तन कराने में प्रभावशाली होता है जो क्रिया करने वाले तंत्र द्वारा अवशोषित होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या करके, क्या बोला मैंने, आप चाहो तो साइड में लिख लेना, केवल वह विकिरण रासायनिक परिवर्तन कराने में प्रभावशाली होता है जो क्रिया करने वाले तंत्र द्वारा अवशोषित होता है। वरना तो सिंपल सा यही है, केवल अवशोषित विकिरण ही रासायनिक परिवर्तन कराने में प्रभावशाली होते हैं। अतः मैं लिख सकता हूं इस चीज को, अतः मैं यहां लिख सकता हूं I एब्जॉर्प्शन, ठीक है, बराबर इस I नोट ज्यादा होता है और I हमारा कैसा होगा, T। आप इसको लिख सकते हो इस टाइप से, I एब्जॉर्प्शन I नोट माइनस के IT। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, वेयर जहाँ जो IABS है ना, IABS ये है अवशोषित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, ये क्या है, ये है अवशोषित, ठीक है सर, प्रकाश की, अवशोषित प्रकाश की तीव्रता, हाँ सर, ये अवशोषित प्रकाश की तीव्रता होती है। ओके, अच्छा, I नोट क्या है, यह है आपतित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, और IT क्या है, निर्गत या पारगमित प्रकाश की तीव्रता, पारगमित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता। लो साहब, इतनी कहानी मैंने लिख दी है ना, तो एक छोटा सा नियम था, आराम से आप कवर कर लोगे, हो गया था ना। अब यहां से मैं एक लाइन ये लिख सकता हूं कि स्पष्ट है कि अवशोषित विकिरण ही रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और जो ये अवशोषित विकिरण है इसके प्रभाव भी कई होते हैं, वो लिखने हैं हमें। यानी कि मैं लिख दे रहा हूं लास्ट में, स्पष्ट है कि, ठीक है, अवशोषित विकिरण ही, ध्यान देना, अवशोषित, ठीक है सर, विकिरण ही रासायनिक परिवर्तन कराने में, ठीक है, रासायनिक, ओके ओके, मैं इसको इरेज कर दूं, है भाई,
चित्र मैं स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। ओके ओके ठीक है सर, ले लिया हमने। ओके ओके, यानी कि स्पष्ट है कि अवशोषित विकिरण ही रासायनिक अभिक्रिया बोल दो, परिवर्तन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभिक्रिया कराने में कैसे होते हैं, कराने में भाई सहायक होते हैं। ओके सर, सहायक नहीं, प्रभावशाली होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, कराने में उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो ये नियम फाइनल हो गया, लेकिन अभी जो ये अवशोषित प्रकाश है ना, या अवशोषित विकिरण है, अवशोषित विकिरण की तीव्रता बोल सकते हो, अवशोषित प्रकाश की तीव्रता बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये अवशोषित प्रकाश है, ठीक है, इस अवशोषित प्रकाश के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं, बहुत सारे प्रभाव होते हैं। तो पहला इफेक्ट इसका यह आता है कि अवशोषित विकिरण, यानी कि विकिरण अवशोषित करने वाले अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ध्यान देना, विकिरण अवशोषित करने वाले अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा नंबर ये कि विकिरण अवशोषित करने वाला अणु अपने आसपास के अणुओं को, ठीक है, अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करके निष्क्रिय हो जाता है। तीसरा नंबर ये वाला कि अवशोषित विकिरण जो होता है वह प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। चौथा नंबर ये कि अवशोषित विकिरण प्रतिदीप्ति या स्फुर दीप्ति उत्पन्न करता है। एक नंबर हो रहा है अवशोषित विकिरण अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ा सकता है। ये 4-5 पॉइंट तुम्हें लिखने हैं, ठीक है। लिख दें, बताओ आप कह दो तो मैं लिख दूंगा भैया, चलिए लिख दे रहा हूँ मैं। यानी कि अवशोषित विकिरण, ठीक है सर, अवशोषित विकिरण, ओके सर, अवशोषित विकिरण के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है, वे निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग नहीं है, ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है भाई, हो सकते हैं, अवशोषित विकिरण के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। अच्छा सर, पहला इफेक्ट बताओ। तो मैंने पहला इफेक्ट क्या बोला तुमसे कि विकिरण अवशोषित करने वाले अणु, ध्यान देना, खुद बताओ भाई, विकिरण अवशोषित करने वाले अणु, विकिरण अवशोषित, ठीक है सर, करने वाले अणु, ओके सर, विकिरण अवशोषित करने वाले अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या बात है सर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना कि विकिरण अवशोषित करने वाले अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पर यार ये जरूरी नहीं है, ये नियम ना फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि जो ये नियम है, इस नियम की प्रकृति केवल गुणात्मक है, सैद्धांतिक है, कोई मतलब मैथमेटिकल नहीं है, ठीक है, कोई डेरिवेशन नहीं है। तो ये जो नियम होता है ये फ्लॉप यूँ हुआ क्योंकि ये जो नियम होता है वो अवशोषित विकिरण की मात्रा और क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या में कोई संबंध नहीं बताता। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि यार प्रकाश विकिरण गिरे तभी अभिक्रिया हो, या अणु जो हैं वो केवल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करें और अभिक्रिया कर दें, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ये नियम बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर सका। चलिए आगे देखेंगे इसके बारे में। तो विकिरण अवशोषित करने वाले अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर ये है कि विकिरण अवशोषित करने वाला अणु, ध्यान देना लाइन पर कि यार विकिरण अवशोषित, ठीक है सर, विकिरण अवशोषित करने वाला जो अणु है, ठीक है, अणु अपने आसपास, ठीक है, अपने आसपास, ओके, अपने आसपास के अणुओं को, यानी कि मॉलिक्यूल्स को, अणुओं को एनर्जी ट्रांसफ़र करके, ठीक है, एनर्जी क्या करके भाई, ट्रांसफ़र करके, एनर्जी ट्रांसफ़र करके विकिरण अवशोषित करने वाला अणु अपने आसपास के अणुओं को एनर्जी ट्रांसफ़र करके, ठीक है, निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि अक्रिय हो जाता है। अब जब अपनी ऊर्जा दे देगा तो भाई अक्रिय हो जाता है। अच्छा ये बताओ बेटे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, बताओ जल्दी। फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जल्दी बताओ। कि जब किसी धातु की प्लेट पर या जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश गिरता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं और प्रवाहित धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। डेली आवर्ती कार्यफलन
ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव में। फिर आइंस्टीन द्वारा व्याख्या की जाती है। पढ़ा रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव कभी? अरे यार दिमाग इतना तेज करो कि अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव आ जाए तो उस पर शुरू हो जाओ। क्रॉम्पटन इफेक्ट आ जाए उस पर शुरू हो जाओ, ठीक है भाई, है ना माइंड नहीं। चलो, विकिरण अवशोषित करने वाला अणु अपने आसपास के अणुओं को एनर्जी ट्रांसफर करके निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर जो मैंने बोला कि जो अवशोषित विकिरण है, सिंपल सी बात है यार, अवशोषित विकिरण प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। ये ध्यान देना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकता है यार, प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। अवशोषित विकिरण प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। क्यों नहीं करेगा यार? करेगा, जबरदस्ती कर सकता है ये है भाई। अवशोषित विकिरण प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तो मैंने क्या बोला कि प्रकाश गिरेगा और धातु के सदस्य इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो पदार्थ है वो क्या कर रहा है? प्रकाश को अवशोषित कर रहा हो सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर हमारा क्या है इसका? फोर्थ नंबर हमारा ये है कि जो अवशोषित विकिरण है सर, अवशोषित विकिरण, अवशोषित विकिरण, ठीक है, प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति, दोनों में अंतर होता है, इन दोनों में अंतर, प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, उत्पन्न कर सकता है। ये लगाओ अंदाजा, उत्पन्न कर सकता है। ओके सर, ओके, जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। कर दे इसको रेसिपी सी बात पे है भैया, कर दूँ? बोलो कर दो, ठीक है, ओके। अच्छा, एक सॉन्ग आपने सुना होगा, मैं 2 लाइनें आपको बता रहा हूँ, उन 2 लाइनों को जरा मुझे बताओ ये किस सॉन्ग की है, ठीक है। कि चलकर कभी ना रुके मेरे कदम यहाँ, कि चलकर कभी भी ना रुके मेरे कदम यहाँ, लाऊंगा एक रोज में धरती पर आसमां। जल्दी बताओ ये किस सॉन्ग से 2 लाइन ली गई हैं? देखता हूँ भाई यार कितने सुनने वाले हो तुम भी यार सॉन्ग, है भाई। चलो जरा ध्यान से भाई इस चीज़ पे, ठीक है। एक लाइन और रह गई है कि भाई जब किसी पदार्थ द्वारा विकिरण अवशोषित होगा, ध्यान देना यार, किसी पदार्थ द्वारा, मान लो ये पदार्थ है, ठीक है, इसके द्वारा प्रकाश अवशोषित हुआ, प्रकाश ऊर्जा मतलब विकिरण, प्रकाश ऊर्जा मतलब विकिरण अवशोषित हुआ। तो सिंपल सी बात है, जो इसके भीतर अणु होंगे उसकी आंतरिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। अच्छा, होगी या नहीं होगी? जल्दी बताओ फास्टली। तो अवशोषित विकिरण अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर सकता है, ठीक है। 5वां नंबर यही आता है हमारा, 5वां नंबर यही आता है कि भाई अवशोषित विकिरण, ठीक है सर, अवशोषित विकिरण, ओके, अणुओं की गतिज ऊर्जा में, अवशोषित विकिरण अणुओं की गतिज ऊर्जा में, ठीक है सर, अवशोषित विकिरण अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, ठीक है। ये इतने काम कर सकता। अब यार अवशोषित विकिरण प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, स्फुरदीप्ति प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर सकता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा वृद्धि कर सकता है। तो हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो या ना हो, तो ये आवश्यक नहीं है, स्पष्ट है कि ये आवश्यक नहीं है कि अवशोषित विकिरण रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए, ठीक है, उत्तरदायी हो। समझ गए? तो ये आवश्यक नहीं है कि भैया अवशोषित विकिरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाए, क्योंकि इस नियम की प्रकृति केवल क्या है? गुणात्मक है, और पहले ये बता दिया मैंने। और ये भैया विकिरण ऊर्जा की मात्रा और क्रिया करने वाले अणुओं के बीच कोई संबंध नहीं बताता। ये लिख देगा उस लाइन को भी। तो यह आवश्यक नहीं है, ध्यान देना, यह आवश्यक नहीं है कि विकिरण ऊर्जा द्वारा, ये आवश्यक नहीं है, अवशोषित लगाना पड़ेगा भाई आपको, इसमें अवशोषित जरूर लगाना पड़ेगा। ये आवश्यक नहीं है कि अवशोषित विकिरण द्वारा, ठीक है, अवशोषित विकिरण द्वारा, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाए, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाए, ठीक है। यह
आवश्यक नहीं है कि अवशोषित विकिरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाए, क्योंकि ये जो नियम होता है, यह नियम या इस नियम की प्रकृति गुणात्मक होती है। ओके, इस नियम की प्रकृति कैसी होती है भैया? गुणात्मक होती है। ठीक है, ओके ओके ओके, गुणात्मक है, या इस नियम की प्रकृति गुणात्मक है। यह जो नियम होता है, यह नियम अवशोषित विकिरण की मात्रा, ओके, अवशोषित विकिरण की मात्रा, यह नियम अवशोषित विकिरण की मात्रा तथा, हाँ सर, यह नियम अवशोषित विकिरण की मात्रा तथा क्रिया करने वाले अणुओं के बीच, ठीक है, अणुओं के बीच कोई संबंध नहीं बताता है, कोई संबंध नहीं बताता है। ठीक है, ओके ओके, बताता बस इतना है कि यार प्रकाश गिरा और वहाँ से रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट हो गई, कुछ रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो ग्रोथस रेपल लॉ में बस इतना ही। ये क्या है? फोटोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, इसलिए इस नियम को पढ़ लेना। एक स्टार्क आइंस्टीन लॉ आगा, जेवलॉन्स्की की डायग्राम आगा, तीनों ही मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों में करवा दूंगा आपको। तो पहला टॉपिक आज ही कवर करो, छोड़ना मत बिल्कुल भी। ठीक है, शुरू से लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।